हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक। फेरारीज मेथड ऑफ सॉल्विंग अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात किसी चतुर्घात समीकरण को हल करने की फेरारी की विधि। दोस्तों, इस वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात चतुर्घात समीकरण को हल करने की डकारते की विधि अर्थात डिस्कार्टेस मेथड ऑफ सॉल्विंग बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर जाइए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, यानी कि जितने भी वीडियोस हैं पॉलिनोमियल से लेकर के पॉलिनोमियल इक्वेशन, रूट्स, मल्टीपल रूट्स, ठीक है, सिंपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, उसके बाद डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन, तमाम प्रकार के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिलेंगे। मतलब बस आपको लाइन से वीडियोस देखते जाना है। टॉपिक्स का क्रम निर्धारण करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीरियल वाइज वीडियो अरेंज किए हुए हैं दोस्तों। तो जरूर देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, जो पहला यूनिट है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैट्रिक्स के भी सारे टॉपिक्स के वीडियोस बन चुके हैं और उनके भी लिंक आपको दिए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको ग्रेजुएशन में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है, ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर्स में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ जब आप आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से दोस्तों। तो अवश्य सब्सक्राइब करें। और चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फेरारीज मेथड। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन पहले से यहाँ पे बना लिया है ताकि समय की बचत हो, और जो जो यहाँ पे अपन काम करते जाएंगे वो जो भी यहाँ पे प्रोसेस होगा उसको एज ए मेथड या एज ए रूल की तरह आप उसको अच्छे से समझते आइएगा। मतलब जो स्टेप्स है ना उसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, ताकि फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप दूसरे सवाल बना सकें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप देखो, ये फेरारीज मेथड से अपने को सॉल्व करना है। ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सॉल्व बाय फेरारीज मेथड। और ये इक्वेशन आपको दिया है x की घात में 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, चतुर्घात समीकरण, और अपने को इसको सॉल्व करना है फेरारीज मेथड से। अब एक खास बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात, कि फेरारीज मेथड और डिस्कार्टेस मेथड में कौन सा मेथड है जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये वो मेथड है, फेरारीज मेथड को ज्यादा महत्व दिया जाता है दोस्तों। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब अपन डिस्कार्टेस मेथड से बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर एक जरूरी शर्त ये है या जरूरी कंडीशन ये है कि पहले आपको बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको प्रश्न में दिया इक्वेशन, उसको, अगर वो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मान लो नहीं दिया है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है, किसमें? डिस्कार्टेस मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब उस इक्वेशन से x की घात 3 वाला पद को हटाना, ठीक है। इक्वेशन से अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब की बात है ना भाई। अगर वो पहले से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन, तो फिर तो वो सीधा सीधा हल हो जाएगा। परंतु अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता है तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता है, तब जाकर के आप हल कर पाते हैं। किससे? डिस्कार्टेस मेथड से। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि अगर किसी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x की घात 3 वाला पद मान लो नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो x की घात 3 वाला पद यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये तो अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना हो, मान लो मैं बदलना चाहूं अगर, तो मुझे क्या करना होगा? ये दूसरे पद को हटाना होगा, यानी x के घात 3 वाला पद को हटाना होगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेगा। और डिस्कार्टेस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता है। अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन नहीं दिया है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। फेरारीज मेथड में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मतलब आप उसको, उस इक्वेशन को
स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले बिना भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई एकदम कंडीशन नहीं है कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो तब जाके सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि फेरारिस मेथड सबके लिए ओके है, वो सबके लिए आपको सॉल्यूशन करके देगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है। जबकि डिस्कर्टिस मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, अगर वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके फिर उसको सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो चलिए अब हम फेरारिस मेथड से इस दिए हुए बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास दिया हुआ इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखो 4 घात वाला पद और 3 घात वाला पद यहाँ पे रोक लेना है, ठीक है। x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 को अपन यहाँ रोक लिए, बाकी सबको उधर पलटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनको रोक लिया, इनको पलटा दिया, यानी कि x की घात 4 वाला पद और x की घात 3 वाला पद यहाँ रोक लिए, बाकी सबको पलटा दिया। मान लीजिए किसी इक्वेशन में 3 घात वाला पद है ही नहीं, डायरेक्ट 4 घात के बाद सीधा 2 घात वाला पद अगर है तो इस लेफ्ट साइड में केवल 4 घात वाला पद रहेगा और बाकी सब उधर पलट जाएंगे, ठीक है। और यदि 4 घात के साथ 3 घात वाला पद भी है तो ये दोनों यहाँ रहेंगे, बाकी उधर पलट जाएंगे। तो इसको अपन उधर पलटा दिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करने देखते जाइए। देखो दोस्तों, हमारा जो काम है ना, उस काम का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त यहाँ पे ट्रिक है। आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, ठीक है। पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, फिर राइट साइड को भी आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी काम है। एक और खास बात, आप दोस्तों चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। भले ही आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देख रहे हैं, परंतु चिंता न करें, इन सभी चीजों को हिंदी में भी बताया जाएगा, तो ध्यान से बस देखते जाइए। तो अपने को क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड को क्या करना है, पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखो ये x की घात 4 है, क्या उसको मैं एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, ये माइनस है, ठीक है। अब साफ साफ मेरा मन यहाँ पे ये कार्य कर रहा है कि भाई a के वर्ग के रूप में इसको देखो, तो a का वर्ग फिर माइनस 2ab के रूप में इसको तोड़ो। तो देखो इसको कैसे तोड़ा गया, ध्यान से देखिएगा। सूत्र क्या होता है बताओ, यहाँ पे माइनस करके ना, तो a माइनस बी के वर्ग का सूत्र हो लगने वाला है, तो क्या होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। अब a के वर्ग के रूप में आप एक्स स्क्वायर को देख चुके हो, यानी कि x a का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। फिर माइनस 2, तो 2 आना ही चाहिए। जब हमारे पास सूत्र में 2 होता है तो आंख मूंद के 2 लिख दो, क्योंकि इस सूत्र में मुझे इसको फिट करना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है सर, मुझे परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सूत्र में 2 आता है ना, तो 2 आंख मूंद के लिख दिए। अब a के रूप में आप किसको देख चुके हो, देख लो। a के रूप में हम लोग किसको देख चुके हैं, a के रूप में हम लोग एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर भी 2ab, तो 2 a की जगह में आपको एक्स स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि a के रूप में आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख चुके हो, इसलिए a के रूप में यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर लिखना ही होगा। और 2 तो आता ही है सूत्र में, तो 2 आना ही चाहिए। अब दिमाग लगाओ कि सर b की जगह पे मैं क्या लिखूं, ताकि घूम फिर के इन सबका गुणा करने पर इतना ही आ जाए। इस बात को भी ख्याल रखते हैं ना, b के रूप में ऐसा कुछ लिखिए कि गुणा करने पर इससे अलग चीज ना मिले, इस बात का ध्यान रखना है। 2 आना ही चाहिए क्योंकि सूत्र में 2 आता है। a की जगह में मुझे और कुछ भी नहीं लिखना, वही लिखना है जिसको आप a के रूप में यहाँ देख रहे हो, तो एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक। अब b की जगह पे मुझे क्या लिखूं मैं ताकि इतना आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 2x, ताकि सबों को गुणा करने से 2 दूनी 4x का क्यूब आ जाए, ठीक है। 2 दूनी 4x का क्यूब ये देखो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 4x क्यूब आ गया। अब जरूरत किसकी पड़ी है, बी स्क्वायर की पड़ी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर की जरूरत पड़ी है, जिसको मैं आगे चल करके जोड़ा हूं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इधर वाली चीज को मैं कुछ भी नहीं किया हूं, ऐसी चीज लिखी हुई है, इधर वाली चीज का काम बाद में होगा। वही मैं आपको क्लू पता है ना, इस सवाल को बनाने का ट्रिक क्या है, पहले आप काम करो लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के पीछे मेहनत करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जब लेफ्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए फिर राइट वाले में हम काम करेंगे और राइट वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जब दोनों बन जाएगा तो इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है दोस्तों। फिर क्या होगा बताऊं, देखो अब आपने देखा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आना चाहिए बताओ, आप खुद बताओ क्या आना चाहिए, है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के रूप में कौन दिख रहा है 2x, तो 2x का वर्ग आपको दोनों ओर जोड़ना पड़ेगा,
सीधी सी बात है, इधर जोड़ेंगे तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा भैया, गणित की चीज है, जो काम इधर करेंगे वो काम उधर करना पड़ेगा। तो 2x का होल स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दिया। अब क्यों जोड़ा हो इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा, ताकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाए। अब देखो a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, यानी कि a माइनस बी पूरे का वर्ग, जहां पे आपको a की जगह पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो a माइनस बी पूरे का वर्ग हो गया। और उस तरफ देखो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2x का पूरे का वर्ग मतलब हो गया 4x का वर्ग, तो 4x के वर्ग में से 2x का वर्ग माइनस हो जाएगा, तो 2x का वर्ग बचेगा। देखो 2x का वर्ग बचा है और ये माइनस 4x प्लस 3 बचा है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो जरूर पूछिएगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझ गया कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग के रूप में बना लिया है। अब क्या जिम्मेदारी है हमारी? अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम राइट साइड वाले को भी यानी राइट हैंड साइड को भी क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिखे टू मेक RHS आल्सो परफेक्ट स्क्वायर वी हैव। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद होगा कि अब दाएं पक्ष को भी क्या बनाएंगे, है ना भाई। अब दाएं पक्ष को भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम रखते हैं इस तरीके से, आपको यहाँ पे रखना होगा। वैसे इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? टू मेक LHS, है ना भाई। शुरुआत में अपन LHS को परफेक्ट स्क्वायर बना देते, तो उसका हिंदी में आप लिखेंगे बाएं पक्ष को, है ना भाई, बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों ओर 2x का होल वर्ग यानी कि 4x स्क्वायर जोड़ने पर, इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। दोस्तों अब ध्यान से देखिए कि अब हमारा उद्देश्य क्या है? राइट साइड वाले को पूर्ण वर्ग बनाना। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो चीज दिख रही है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसी को यहाँ लिखो। ठीक है, उसी को यहाँ लिखो और इसी में लैम्डा करके फिर पूर्ण वर्ग, पूरे का वर्ग लगा दो। क्या जोड़ना है यहाँ पे? लैम्डा जोड़ना है। हर सवाल में आपको ऐसे ही करना है, हर सवाल में ऐसे ही करना है। यहाँ जो चीज मिलेगी ना उसी को यहाँ लिखना है। ये देखो वही लिखा है, देखो वही लिखा है, और प्लस लैम्डा करके आपको वर्ग लगाना है। अब इसको तोड़िए, सूत्र में तोड़िए, अपने मन में इसको a के रूप में देखो और इसको b के रूप में देखो। ठीक है, ये मानो a और ये मानो b, और क्या होता है a प्लस बी के वर्ग का सूत्र? तो हो जाएगा a का वर्ग धन 2ab। आप देख लो 2ab, भले आगे पीछे लिखा है 2ab प्लस b का वर्ग, b का वर्ग मतलब लैम्डा का वर्ग, देख लो। उसके बाद गौर कीजिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x पूरे का वर्ग, ये जो है ये यही है, और इसका मान इतना अपन इसके जगह रिप्लेस कर देंगे। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x पूरे का वर्ग की जगह में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखा गया। देखो कहां से? समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए अब इसको अंदर गुणा करो, 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स, है ना भाई, 2 दूनी 4 लैम्डा एक्स जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो। ध्यान से देखिएगा कैसे, देखो ये है 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ 2 बचेगा, वहां 2 लैम्डा बचेगा। अब सिंगल एक्स वाले कहाँ है? यहाँ पे माइनस 4x, यहाँ है माइनस 4 लैम्डा एक्स, एक्स कॉमन निकलेगा, माइनस भी कॉमन निकलेगा, 4 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट के रूप में आपके पास बचा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3। ये देखो, मतलब यहाँ पर हम x में वर्ग मतलब यूं कहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में अपन इसको अरेंज किए, यानी एक्स स्क्वायर साथ में उसका कोफिशिएंट, फिर x साथ में कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है दोस्तों, और फिर इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया क्या चीज? 3, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछेगा दोस्तों। अब सुनो, मतलब आप समझ गए कि क्या क्या काम किया जा रहा है यहाँ पे। यही काम आपको, ऐसा ही काम आपको हर सवाल में करना है कि पहले लेफ्ट साइड वाले को पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर राइट साइड वाले को पूर्ण वर्ग बनाना है। और राइट साइड वाले को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन 2 में आए इसी को उठाना है और प्लस लैम्डा करके लिखना है, फिर a प्लस बी के वर्ग का सूत्र लगाना है, जिसमें a इसको माने है और b आपने लैम्डा को माना है। और इस तरह से मान करके फिर एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठा कर लो, एक्स वाला इकट्ठा कर लो और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लो। अब देखो, अब प्रश्न ये है, नीचे लिखा है कि लैम्डा को इस तरह चुना जाए या लैम्डा को इस तरह से चुना जाता है कि भैया ये राइट हैंड साइड वाली चीज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ना इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, अर्थात इसका जो विविक्तर है या इसको अपन विवेचक बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। दोस्तों क्या होनी चाहिए? 0। क्यों बताऊं? विवेचक का मतलब क्या होता है? 20, अगर मान लो जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कक्षा 10वीं में, वर्ग समीकरण मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में अगर हमारे पास वर्ग समीकरण दिया होता था, ठीक है, तो इसका विवेचक यानी विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए दोस्तों।
क्या होना चाहिए यहाँ पे? जीरो। तो ये जीरो होगा ना, क्यों जीरो होना चाहिए? ताकि ये पूर्ण वर्ग बन पाए। पूर्ण वर्ग के रूप में तभी बनेगा दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? पूर्ण वर्ग बनने के लिए विवेचक जीरो क्यों होना चाहिए? दोस्तों गौर कीजिए, जब आपके पास कोई वर्ग, जैसे मान लो ये वर्ग समीकरण दिया है, ठीक है, वर्ग समीकरण दिया है आपके पास, ये है ना भाई। अब आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन जब अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भैया ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना भाई, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर वो जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो अलग अलग रूट्स नहीं मिलेंगे, फिर क्या होगा? सेम रूट्स मिलेंगे। दोनों रूट्स क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। दोनों रियल रूट सेम मिलेंगे, क्योंकि ये चीज जीरो हो गई। भाई देखो, प्लस माइनस करके अपन को ये मिल रहा है। अगर मान लो ये नॉन जीरो होता तो प्लस चिन्ह लेने पर आपको एक रूट मिलता, फिर माइनस चिन्ह लेने पर आपको कोई दूसरा रूट मिलता, इस तरह से दो अलग अलग रूट मिलते। किंतु विविक्त करके जीरो हो जाने से पूरा खत्म हो गया। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए सेम टू सेम दो बार मिलेगी। ये दो बार मिल रही है, इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए, यानी एक्स प्लस बी बाई टू ए आपका एक फैक्टर हुआ, फिर एक्स प्लस बी बाई टू ए आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा, यानी एक्स प्लस बी बाई टू ए का क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। यानी पूर्ण वर्ग के रूप में वो तब हो सकता है जब विवेचक का मान जीरो हो। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट आएगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। तो पूर्ण वर्ग के लिए जरूरी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विवेचक का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए दोस्तों, ठीक। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो कैसे ले? बी कौन होता है बताओ? एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस इतने का स्क्वायर, तो माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। देखो किस तरीके से लिखा गया, माइनस ब्रैकेट के बाहर है ना भाई, और वर्ग करने से वो प्लस हो जाएगा। माइनस 4ac, देखो माइनस 4, और ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ये ए है, और सी कौन है? लैम्डा स्क्वायर प्लस 3, ये पूरा का पूरा सी है। अब आप इसको गुणा कीजिए, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, और यहाँ पे सूत्र लगा ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, और यहाँ पे आप इसको गुणा करो, सबको गुणा करके ये ना लिखना दोस्तों, ठीक है। बहुत सरल काम है, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। 4 दूनी 8 लैम्डा स्क्वायर, 4 दूनी 8 किया 24, फिर 4 दूनी 8 लैम्डा क्यूब, और 4 दूनी 8 किया 24 लैम्डा, ठीक है। तो ये काम बहुत आसान है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद देख लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 8 लैम्डा क्यूब यहाँ लिखा है, फिर क्या होगा? 16 लैम्डा स्क्वायर में से 8 लैम्डा स्क्वायर जाएगा तो 8 लैम्डा स्क्वायर बचेगा, 32 लैम्डा में से 24 लैम्डा जाएगा तो 8 लैम्डा बचेगा, और 16 माइनस 24 यानी माइनस 8 बराबर 0। 8 8 8 8 कॉमन निकल के कट गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ माइनस 8 कॉमन निकल के काटो, ताकि देखो लैम्डा क्यूब जो है, ताकि लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट +1 मिले। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि पूरे इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो? -8 से डिवाइड कर दो। तो -8 से डिवाइड करने पर क्या होगा? इस तरीके से आपको मिल जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +1 बराबर 0, ठीक। अब खास बात क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनो। अब आपको जो ये मिला है ना दोस्तों, ये क्यूबिक इक्वेशन, लैम्डा में त्रिघात समीकरण मिला है ना, यहाँ पे आपको मन ही मन सोचना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू सोचूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। निरीक्षण करना है आपको बाय इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण से हमें यह पता चलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। मगर लैम्डा की वैल्यू जो भी आप चुनोगे, तो चुनने के बाद क्या ध्यान रखना है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। लैम्डा के वैल्यू आप जो भी चुनोगे, ऑब्वियसली बात है कि आप वही सोचकर चुने हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो तो ठीक है, परंतु उसमें एक और खास बात ध्यान रखना है। गौर से देखो, ये इक्वेशन 3 में जो आपको राइट साइड दिख रहा है, उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये क्या दिखा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 + 2 लैम्डा। ये जो 2 + 2 लैम्डा यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी चीज आपको दिखेगी, जैसे यहाँ पे कौन दिख रहा है? 2 + 2 लैम्डा। आप कोई दूसरा सवाल बनाओगे तो हो सकता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के रूप में कुछ और नजर आए, ठीक है, लैम्डा वाली ही कोई चीज अपने को नजर आएगी। तो ये जो है, आपको ये सोचना है कि लैम्डा का ऐसा कौन सा मान चुनूं ताकि जब मैं लैम्डा के मान को यहाँ रख करके ये एक्स स्क्वायर के गुणांक को निकालने की कोशिश करूं, ये देखो निकाला गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट किया गया है लैम्डा का मान 1 रख के। तो 1 रखोगे लैम्डा का मान, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 पूर्ण वर्ग होता है। किसका पूर्ण वर्ग है? ये 2 का पूर्ण वर्ग है। ये दिमाग लगाना है कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कौन? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक इसी तरह की जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है? लैम्डा स्क्वायर प्लस 3। आप कोई दूसरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हो सकता है कांस्टेंट टर्म के रूप में आपको कोई दूसरा नजर आए, लैम्डा वाली कोई चीज नजर आएगी,
साथ में कोई संख्या जुड़ी घटी हो सकती है, तो इस रूप में आपको कोई मतलब संख्या होगी, और उसमें भी आप लैम्डा का मान जब 1 रख के देखेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, जो कि पूर्ण वर्ग है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस बात का ध्यान रखना है। अपने को लैम्डा का मान जो भी आप चुनोगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ उस लैम्डा के मान के लिए आप ये देख लेना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक वो पूर्ण वर्ग हो, और जो बिना एक्स वाले जो टर्म्स हैं, ठीक है, बिना एक्स वाला जो पद है यानी कि कांस्टेंट टर्म लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 जैसे यहाँ अपने को दिख रहा है, तो वो भी क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। अब एक खास बात आपको दिख रहा होगा, सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी 4 आया है, कांस्टेंट टर्म वो भी 4 आया है, तो क्या ये बराबर आना जरूरी है क्या? दोस्तों तो ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं कि वो बराबर आए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये तो यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर बार बराबर आना जरूरी है क्या? कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे ये मान लो ये 9 आया रहता तो ये 3 का वर्ग हो जाता, ठीक है ना भाई। तो ये सेम आए अलग अलग, उसका मतलब नहीं है। मतलब ये कि जो भी चीज आ रही है ना वो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, किस पे हो, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हो, पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ताकि हमारा आगे का जो काम है वो जल्दी सरल रूप में बन पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 का वर्ग, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि वो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ताकि हमारा आगे का काम सरल हो सके। अब देखो दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, तो अपने को पता चल गया कि लैम्डा बराबर 1 पे हम जो चाह रहे थे, जो सोच रहे थे वो हो रहा है। लैम्डा इक्वल 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, ये दोनों के दोनों पूर्ण वर्ग के रूप में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लैम्डा बराबर 1 आप इक्वेशन 3 में रख लीजिए। लैम्डा बराबर 1 रखो, 1 रखो, 1 रखो, यहाँ 1 रखो, जहां जहां लैम्डा दिख रहा है वहां 1 रख दो, तो आपको इस रूप में मिल जाएगा। आप देख लो, तो ये मिल गया। अब कुछ मत करो, अब देखो ये पूर्ण वर्ग के रूप में बदल चुका है। आपको यकीन नहीं तो आप देख लो, ये 2x - 2 का होल स्क्वायर है। अगर यकीन नहीं तो a - b होल स्क्वायर का सूत्र लगा के देख लो, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर होगा, और देख लो इसलिए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब कुछ मत करो, दोनों और वर्गमूल ले लो। तो दोस्तों दोनों और वर्गमूल लेने पर आप देखें यहाँ से वर्ग हट गया, तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर - 2x + 1, और वहां पे अपन ने यहाँ पे वर्गमूल लिया, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, प्लस माइनस ले लिया, तो प्लस माइनस 2x - 2। अब कुछ मत करो, एक बार आप प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो। जब आप एक बार प्लस साइन लोगे तो यहाँ पे 2x - 2 होगा, सबको इधर पलटा लो, ये इस रूप में आ गया। गुणनखंड कर लो, x - 3 × x - 1 = 0, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो मिली 3 और दूसरी मिली 1। और वैसे ही आप जब इसमें माइनस साइन लोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। साफ साफ पता चल रहा है -2x घट रहा है, ठीक है, और ये 1 उधर जाके घट रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर +-1, यानी कुल मिलाकर के 4 रूट्स मिल गए। 1 - 1 1 3, देखो 1 1 2 बार मिल रहा है, 1 यहाँ पे मिल रहा है, 1 यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब 1 2 बार मिल रहा है, और एक -1 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो अपन चारों को एक साथ लिख दिए, और यही दिए हुए इक्वेशन के चारों रूट्स हैं, और इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होता है दोस्तों फेरारिस मेथड से। बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए तो फिर सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। तो आप जरूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।